नमस्कार दोस्तों, स्टैटिक जीके के उस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज आप सबके लिए हम काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जीएस का लेकर आए हैं। यह हमारा लेक्चर नंबर 2 रहेगा। इसके पहले आप सबको हम जीएस का एक लेक्चर उपलब्ध करा दिए हैं, जिसमें भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी राजधानी और उन राज्यों की स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में हमने आप सबको एक एक क्वेश्चन को पूरा अच्छी तरीके से बता दिए। हमने उसमें आप सभी को बता दिया भारत किस महाद्वीप में स्थित है, भारत में कुल कितने राज्य हैं और कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सभी की राजधानी और उनकी स्थापना कब हुई थी, इन सभी के बारे में हमने आप सबको बता दिया। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, तो आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। तो आज हमारा जो जीएस स्टैटिक जीके का हमारा जो सेकंड लेक्चर रहेगा, क्या रहेगा, सेकंड लेक्चर। आप ये सभी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम देखते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में, यानी नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। भारत के क्या क्या कौन कौन से राष्ट्रीय प्रतीक हैं, इसके बारे में आप सबको हम एक एक क्वेश्चन बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अब चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर आ जाता है। अब देखिए भारत के राष्ट्रीय प्रतीक क्या हो जाएगा, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। और नंबर 1 आ जाता है भारत का राष्ट्रीय ध्वज। अब भारत का राष्ट्रीय ध्वज हमारा क्या हो जाएगा, तिरंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तिरंगा। अब देखिए इसके आगे हम देखते हैं 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया था। यानी अगर पूछ लेता कि भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तो पहला क्वेश्चन ये ध्यान रखना, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या हो जाएगा, तिरंगा हो जाएगा। इसे भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को। तिरंगे में समान अनुपात में केसरिया, सफ़ेद तथा हरे रंग की क्षैतिज पट्टियाँ होती हैं। अब देखिए इनका अगर कलर पूछ लेगा कि तिरंगे में कितने कलर पाए जाते हैं या कौन कौन से रंग पाए जाते हैं, तो केसरिया हो जाएगा, सफ़ेद तथा हरे रंग की क्षैतिज पट्टियाँ होती। जो पट्टियाँ होती है वो किस क्रम में लगी रहती, क्षैतिज क्रम में होती है। इसलिए भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहा जाता है। इसलिए भारत के राष्ट्रीय ध्वज को क्या कहा जाता है, तिरंगा कहा जाता है, क्योंकि इसमें 3 कलर पाए जाते हैं। क्या, 3 रंग पाए जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। हाँ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, यानी जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसकी चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना होता है, तो 2:3 हो जाएगा। लेकिन तो अगर यहाँ पर पूछ लेता है कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 3:2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3:2। लेकिन तो यहाँ पर क्या बता रहा है, चौड़ाई और लंबाई बता रहा है, तो 2:3 हो जाएगा। इसमें सफ़ेद रंग की पट्टियों के बीच में गहरे नीले रंग का चक्र बना होता है। यानी जो हमारे सफ़ेद रंग की पट्टियाँ बीच में पाई जाती हैं उसमें गहरे नीले रंग का चक्र बना होता है, जिसमें 24 तीलियाँ पाई जाती। कितने तीलियाँ पाई जाती है, 24 तीलियाँ पाई जाती। तो ये ध्यान रखना कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें कुल कितनी तीलियाँ पाई जाती है, 24 तीलियाँ पाई जाती हैं। और ये किस रंग का होता है, नीले, गहरे नीले रंग का होता है। क्या आप जानते हैं यह चक्र सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिए गए। यानी जो हमारा चक्र, जो हमारे तिरंगे में जो चक्र लगा वो कहाँ से लिया गया है, तो सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया। कहाँ से लिया गया, सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया। अब यहाँ से हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या हो जाएगा, तिरंगा हो जाएगा। इससे कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को। इसमें कितने कलर पाए जाते हैं, 3 कलर पाए जाते हैं, केसरिया, सफ़ेद तथा हरे। और उनकी पट्टियों की जो होती है वो क्षैतिज रूप में होता है। हमारा जो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहा जाता है। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसकी चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3। लंबाई और चौड़ाई अगर पूछ लेगा तो 3:2 हो जाएगा। इसके बीच में गहरे नीले रंग का चक्र बना होता है। चक्र में कुल कितनी तीलियाँ होती, तो 24 तीलियाँ होती। इनको कहाँ से लिया गया, तो सारनाथ में अशोक स्तंभ से लिया गया है।
ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं नंबर 2, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। अब भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा? अशोक स्तंभ हो जाएगा। पहला क्वेश्चन ये ध्यान रखना कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ हो जाएगा। अब इसके आगे हम देखते हैं कि अशोक स्तंभ, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनाए गए स्तंभ से लिया गया। अब जो अशोक स्तंभ है वो कहाँ से लिया गया, यहाँ पर ये आ जाएगा, तो मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनाए गए स्तंभ से लिया गया है। किस सम्राट के? मौर्य यानी अशोक सम्राट के। और किस साम्राज्य में? मौर्य साम्राज्य के सारनाथ में बनाए गए अशोक स्तंभ से यानी स्तंभ से क्या लिया गया? अशोक स्तंभ लिया गया है। 26 जनवरी 1950 में इसे अंगीकृत किया गया था। यानी जो होता है 26 जनवरी 1950 को इसे क्या किया, मतलब स्वीकृत किया गया। अशोक स्तंभ को कब स्वीकृत किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को, जब भारत गणराज्य बना था। अशोक स्तंभ शिखर पर देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है। अब देखिए अशोक स्तंभ पे क्या लिखा है? सत्यमेव जयते लिखा है। जो किस लिपि में है? देवनागरी लिपि में है। किस लिपि में? देवनागरी लिपि। तो ये ध्यान रखना कि सत्यमेव जयते जो है वो अशोक स्तंभ पर लिखा गया है। जो कहाँ से लिया गया इसके बारे में हमने आप सबको बता दिया। जो किस लिपि या किस भाषा में? तो देवनागरी लिपि में। सच्चाई एकमात्र जीत है, जिसका जो अर्थ होता है सत्यमेव जयते का, सच्चाई एकमात्र जीत है, ये हो जाएगा हमारा। जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है, यानी जो हमारा कहाँ से लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया। तो सत्यमेव जयते जो है वो भी कहाँ से लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और ये सत्यमेव जयते कहाँ पर अंकित है या कहाँ पर लिखा है? अशोक स्तंभ पर लिखा गया, जो पवित्र हिंदू वेद का भाग है। जो यानी क्या है? पवित्र हिंदू वेद का भाग माना जाता है। तो पहला यहाँ पर यह ध्यान रखना, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाए? अशोक स्तंभ, जो कहाँ से, किस शासक के शासक अशोक सम्राट यानी सम्राट अशोक के द्वारा सारनाथ में स्तंभ से लिया गया था। इसे कब स्वीकृत प्रदान किया? 26 जनवरी 1950 को। और उसके बाद अशोक स्तंभ पे हमारा क्या लिखा? सत्यमेव जयते, जो किस भाषा का है या किस लिपि में है? तो देवनागरी लिपि में है। जो कहाँ से लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। अब हम आगे देखते हैं नंबर 3, भारत का राष्ट्रीय गान। अब भारत का राष्ट्रीय गान आप सभी को पता है, जन गण मन अधिनायक जय हिंद। तो भारत का राष्ट्रीय गान क्या हो जाएगा? जन गण मन अधिनायक जय हिंद। इसे कब स्वीकृत प्रदान किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को संवैधानिक सभा द्वारा भारत के राष्ट्रगान जनगण मन को आधिकारिक रूप से स्वीकृत किया गया था। तो ये ध्यान रखना, इसे संवैधानिक सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया था? हमारे जो राष्ट्रीय गान है 24 जनवरी 1950 को। कब स्वीकृत किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ये गान लिखा गया था। यानी अगर पूछ लेता कि राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, यानी राष्ट्रगान के रचयिता। इससे पहली बार 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता सत्र में गाया गया था। यानी सबसे पहले हमारा जो राष्ट्रीय गान है इसको कहाँ गाया गया था, कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता यानी कोलकाता के अधिवेशन में गाया गया था। तो ये ध्यान रखना, राष्ट्रगान के रचयिता हमने बता दिया रविन्द्रनाथ टैगोर। इसे कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 में। उसके बाद संपूर्ण गीत या गाने को गाने में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है। यानी हमारे जो राष्ट्रगान है उसको लगभग कितने समय में पूर्ण करना चाहिए? तो 52 सेकंड में। हालांकि अगर आपातकालीन या लघु संस्करण पहली और अंतिम पंक्ति को पूरा करने में केवल 20 सेकंड का समय लगता है। यानी आपातकालीन में जैसे अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उसे मैं कम से कम कितने समय में पूरा कर सकते हैं? तो 20 सेकंड में। अब 20 सेकंड में कैसे हम पूरा कर सकते हैं? पहली और अंतिम पंक्ति को गाकर 20 सेकंड में इसे हम पूरा कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, हमारा राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन अधिनायक। इसे कब संविधान सभा द्वारा स्वीकृत? 24 जनवरी 1950 को। किसके द्वारा ये लिखा गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। सबसे पहले इसे कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता
अधिवेशन में। इसको गाने में सामान्य रूप से कितना समय लगेगा, तो 52 सेकंड। इमरजेंसी काल में इसे 20 सेकंड में भी पूरा किया जा सकता है, पहली और अंतिम पंक्ति को गाकर। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 आ जाता है। यहाँ पर हम 4 नंबर देखते हैं। भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार, तो भारत का जो सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार हो जाएगा वो भारत रत्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारत रत्न हो जाएगा। यह भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है और सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगर पूछ लेता कि भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार तो भी भारत रत्न, सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या हो जाएगा, तो भी भारत रत्न हो जाएगा। भारत रत्न असाधारण कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रदान की। अब यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत रत्न किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। देखिए, इनमें विज्ञान, कला, साहित्य, खेल और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्रों में दिया जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण बन जाता है कि भारत रत्न किन क्षेत्रों में दिया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र के रूप में दिया जाता है। इस पुरस्कार की जो शुरुआत की गई थी 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। यानी भारत में भारत रत्न की शुरुआत कब की गई थी, तो 2 जनवरी 1954 को उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। जो इस पुरस्कार को प्राप्त करके उसको मेडल यानी प्राप्त करता है उसे क्या दिया जाता है, मेडल दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न है और सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी क्या हो जाएगा, भारत रत्न हो जाएगा। एक किन क्षेत्रों में दिया जाता है, विज्ञान, कला, साहित्य, खेल और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में। इसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। भारत का राष्ट्रीय गीत। अब भारत का राष्ट्रीय गीत क्या हो जाएगा, वंदे मातरम हो जाएगा। 1950 में वास्तविक वंदे मातरम के शुरुआत के 2 छंद को आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अंकित किया गया था। यानी इसको जो होता जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम है, ये कब जो होता है इसको स्वीकृत प्रदान किया गया था, तो 1950 को। इसमें अगर देखा जाए कुल कितने छंद हैं, तो 6 छंद होते हैं। कितने, 6 छंद इसमें पाए जाते हैं। अब राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। कौन हो जाए, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाली और संस्कृत में 1882 में उनके अपने उपन्यास आनंद मठ से लिया गया था। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना कि हमारा जो वंदे मातरम वो किस पुस्तक से लिया गया है, तो आनंद मठ एक उपन्यास या पुस्तक जिसे बोला जाता है वहाँ से लिया गया है। किसके द्वारा ये लिखा गया था, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा 1882 में। इस गीत को उन्हें चिंसुर में लिखा था। क्या लगे, चिंसुर में। इससे पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक संदर्भ में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर पूछ लेता कि जो हमारा वंदे मातरम इसको सबसे पहले कब और किसके द्वारा गाया गया था, तो 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक संदर्भ में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। किसके द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। अब हम आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ या रॉयल बंगाल टाइगर को अप्रैल 1973 को घोषित किया गया या 1973 में घोषित किया गया था। यानी जो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, इससे कब मतलब राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था, रॉयल बंगाल टाइगर कब घोषित किया गया था, तो अप्रैल 1973 में। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फूल। अब भारत का राष्ट्रीय फूल क्या हो जाएगा, कमल, या जिसे बोला जाता है इंग्लिश में लोटस। क्या हो जाएगा, कमल या लोटस। कमल का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, नीलम्बो न्यूसीफेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीलम्बो न्यूसीफेरा। तो ये ध्यान रखना, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या हो जाएगा, कमल। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, कमल का बोटनिकल नेम हो जाएगा। जंतु वैज्ञानिक नाम जो हमारे सभी जीव जंतु का होता है, यहाँ पेड़ पौधे जितने होते हैं उनका हमारा क्या होता है, यानी वनस्पतिक नाम हो जाता है या वैज्ञानिक नाम भी हम कह सकते हैं। तो जो हमारा राष्ट्रीय फूल कमल है, इसका हमारा वैज्ञानिक नाम या वनस्पतिक नाम हो जाए नीलम्बो न्यूसीफेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीलम्बो न्यूसीफेरा हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु, इसके बारे में हमने आप सबको, तो जितने भी स्टूडेंट हमारे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा
और जीएस से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं सभी कंपटीशन की दृष्टि से आप सबके लिए हम लेकर आते रहेंगे। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप सबको ये लेक्चर कैसा लगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।